हेलो बच्चों। तो अगर कोई ना कोई डब्बा आखिरी में आने ही वाला है तो वैसे ही चाहे कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पर रहना नहीं चाहता हो, लेकिन किसी ना किसी मॉलिक्यूल को सरफेस पर आना ही पड़ेगा। उसका भी रेडियस छोटा करूंगा ना तो क्या होगा, एरिया छोटा हो जाएगा, मेरा पिज्जा का मटेरियल कम लगेगा, मेरा सस्ता बनेगा, सस्ता बेचूंगा, लोगों को लगेगा कि छूट आ रही है। ठीक है ना, मार्केट में बहुत गमले होते हैं भैया, बहुत गमले होते हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। आप पूरा पानी पी गए, आपने पानी ग्लास को उल्टा कर झटक दिया, लेकिन फिर भी अंदर एक पानी की लेयर चिपकी हुई है, कहीं कहीं पे वो पानी की लेयर चिपकी हुई है। वो पानी की लेयर ग्लास को छोड़ना नहीं चाहती, या ग्लास उस पानी की लेयर को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस पे लगने वाला एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द कोहेसिव फोर्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर काफी सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर ली है, हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में बात कर ली है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। बेटा, ये फ्लूइड्स का लास्ट टॉपिक है, बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है आप लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं इसके अंदर। हम जानेंगे बेटा कि जो आपके पीछे यहां पर जो दिख रहा है ना, बबल्स बने हुए हैं, ये बबल्स गोल क्यों होते हैं, और बहुत सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम करेंगे डिस्कशन। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द टॉपिक सरफेस टेंशन। तो बेटा, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन बेटा एक वो इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है ना? अगर मच्छर ही ना होते तो आपको पता है कि हमारे क्लास में कितने मच्छर आते रहते ना। ठीक है ना? पढ़ा रहा होता, बीच में मच्छर आते रहते, किसकी वजह से आ रहे हैं? सरफेस टेंशन की वजह से आ रहे हैं। आप देख रहे हो बेटा यहां पर कि ये पानी के सरफेस के ऊपर मच्छर बैठते हैं और वहां पर अपने लार्वा जो है वो देते हैं, उससे मच्छर जो पैदा होते हैं। तो मकड़ियां भी चल लेती है पानी के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, पानी में डूब क्यों नहीं रहे? ये पानी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये गीले भी नहीं हो रहे हैं बाय द वे। ठीक है ना? तो पानी के सरफेस के ऊपर बैठे हैं। आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है, पानी सरफेस बेंड टाइप हो रहा है, जैसे कि एक ये मेम्ब्रेन हो। जैसे कि आप एक बलून को इन्फ्लेट करें और बलून के किसी सरफेस पर फिंगर से आप प्रेस करें तो उसकी सरफेस जैसे प्रेस होती है, जैसे बेंड हो जाती है ना, वैसा ही कुछ बेटा यहां पर हो रहा है। इसके पैरों की वजह से थोड़ा सा ये हल्का सा बेंड हो रहा है। ठीक है ना? तो ये जो सरफेस है लिक्विड का, ये थोड़ा सा बेंड क्यों हो रहा है? ठीक है ना? जो यहां पर भी आप देखेंगे सारे पैरों पर आप देख सकते हैं हल्का सा बेंड हो रहा है। ये एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ये होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो जो लिक्विड का सरफेस है वो थोड़ा स्पेशल होता है। लिक्विड सरफेस क्या होता है? थोड़ा स्पेशल होता है। क्या स्पेशल होता है बेटा इसके अंदर? अगर मैं आपसे बात करूं क्या स्पेशल होता है इसके अंदर, तो बेटा ये देखो, लिक्विड के सरफेस में जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल, ये आपका सरफेस यहां पर है, ठीक है ना, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है ना, उनके लिए जो आसपास की दुनिया है वो अलग है, और जो मॉलिक्यूल अंदर बैठा है, लिक्विड के अंदर बैठा है, उसके लिए दुनिया अलग होती है। क्या मतलब है इसका? देखिए बच्चा, समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पर ध्यान से। देखो, ये हमारे पास लिक्विड था, ये हमारे पास बेटा लिक्विड था, ठीक है, ये सारा लिक्विड है, ये लिक्विड है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल बेटा लिक्विड के अंदर वाला मॉलिक्यूल है, बल्क में बैठा है यहां पर। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? लिक्विड के ही तो मॉलिक्यूल्स हैं, जो चारों तरफ से उसको क्या कर रहे हैं बेटा? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से चारों तरफ इसको अट्रैक्शन मिल रही है और ये आराम से बैठा हुआ है और इसे कोई परेशानी नहीं है। ये एक तरीके के स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये एक तरीके का है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये एक तरीके का स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है बेटा, ये एक तरीके का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ के बाद आप लोगों को आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज लाइक अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज़ चारों तरफ से ये बराबर फोर्स से पुल हो रहा। लेकिन अगर आप सरफेस वाले को देखो, तो सरफेस वाला है ना, उसके ऊपर क्या है बेटा? उसके ऊपर तो एयर है, तो एयर तो बहुत मामूली सा फोर्स लगाएगी भी तो। ठीक है, लेकिन जो नीचे मॉलिक्यूल्स है ना, वो इसको बड़े फोर्स से नीचे खींचने वाले हैं।
इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स टाइप का लगेगा और वो इस मॉलिक्यूल को सरफेस के अंदर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर उसके क्या है, एयर है, नीचे क्या है। अगर आपको मैं सिंपल डायग्राम बनाकर दिखाऊं यहां पर, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लिया हमारे पास यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो एयर इसको खींच रही, कुछ ऐसे खींच रही है, लेकिन जो पानी अंदर की तरफ खींच रहा वो कुछ ऐसे खींच रहा, बड़े फोर्स लगाकर, बड़ा फोर्स लगाकर ऐसे खींच रहा है पानी, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं वो सरफेस पर रहना नहीं चाहते, वो अंदर बल्क में आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उनको चारों तरफ से लगभग एक जैसा फोर्स खींचे, ठीक है ना, एक डिफरेंस ऑफ फोर्स ना हो, तो वो भी चाहते हैं उसको बल्क में आना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप एक ऐसी ट्रेन बना सकते हैं जिसमें आखिरी डब्बा ना हो, जिसमें आखिरी बोगी ना हो? कैन यू मेक अ ट्रेन, कैन यू डिजाइन अ ट्रेन जिसमें आखिरी डब्बा ना हो? क्या ऐसी ट्रेन बना पाएंगे आप? तो आप कहेंगे नहीं सर, हम भले ही आखिरी में कोई डब्बा रखना नहीं चाह रहे, लेकिन कोई ना कोई डब्बा तो आखिरी में आएगा ही आएगा। हम भले ही आखिरी में कोई डब्बा रखना नहीं चाह रहे, लेकिन कोई ना कोई डब्बा तो आखिरी में आएगा ही आएगा। तो अगर कोई ना कोई डब्बा आखिरी में आने ही वाला है, तो वैसे ही चाहे कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पर रहना नहीं चाहता हो, लेकिन किसी ना किसी मॉलिक्यूल को सरफेस पर आना ही पड़ेगा। सम मॉलिक्यूल हैज टू बी ऑन द सरफेस, ठीक है ना। लिक्विड है तो भले कोई सरफेस पर रहना नहीं चाहता, लेकिन देयर हैज टू बी मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। तो लिक्विड क्या चाह रहा है? लिक्विड चाह रहा है अपने सरफेस पर कम से कम मॉलिक्यूल्स को रखना। लिक्विड चाह रहा है अपने सरफेस पर कम से कम मॉलिक्यूल्स को रखना। वो अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस को मिनिमाइज करना चाह रहा है, और उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है। वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है। तो एक तरीके से सरफेस क्या होता है, स्ट्रेच होता हुआ चला जाता है, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम मॉलिक्यूल्स आते हैं, खिंच रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, खिंच रहे होते हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या हो रहा है, तो आप ऐसे देख सकते हो। मान लिया बेटा ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है ना, और हमने यहां पर कोई भी एक लाइन बना दी। यहां पर हमने कोई भी बेटा एक लाइन बना दी, ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमने यहां पर एक लाइन बना दी बेटा, ठीक है ना। तो अब ये लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन के लेफ्ट में भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस लाइन के राइट में भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस लाइन के लेफ्ट में भी मॉलिक्यूल्स हैं, और इस लाइन के राइट में भी मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स यहां पर भी हैं, मॉलिक्यूल्स यहां पर भी हैं, ठीक है ना। और राइट वाले मॉलिक्यूल्स लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स राइट वाले मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं। ये लाइन पे दोनों तरफ से क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है। इवेंचुअली ये लाइन इक्विलिब्रियम में ही, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर खींचा जा रहा है। लेकिन कितना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है ना यहां पर बेटा, तो ये फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लाइन की लेंथ के, ठीक है। इस लाइन की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा प्रोपोर्शनल? बिकॉज़ जितनी बड़ी लाइन होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा खिंचाव होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू L एंड F विल बी इक्वल टू T इनटू L, वेयर T इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो बेटा सरफेस टेंशन कोई फोर्स नहीं है, पहली बात, सरफेस टेंशन कोई फोर्स नहीं है। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, यह बताता है कि उसका सरफेस कितना ज्यादा स्ट्रेस्ड है, कितना ज्यादा वो इफेक्टिवली एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ये क्या है बेटा, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो सरफेस जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है ना, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर लाइन बनाते हो ना, तो उसके ऊपर ये जो लगने वाला फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाता है फॉर अ यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो वही हमने यहां पे क्या, सरफेस टेंशन क्या आ रहा है, सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम फोर्स अपॉन में लेंथ के इक्वल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सरफेस टेंशन फोर्स के प्रोपोर्शनल है या लेंथ के प्रोपोर्शनल है, नहीं। अगर आप लेंथ डबल करोगे तो फोर्स डबल होगा, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहेगा। सरफेस टेंशन डजंट डिपेंड ऑन द लेंथ, सरफेस टेंशन डजंट डिपेंड ऑन द फोर्स, फोर्स डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन, ठीक है ना। फोर्स तो सरफेस में डिपेंड करता है, लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है। आप लिक्विड बदलोगे तो वो बदलेगा, लिक्विड नहीं बदलोगे तो वो सेम रहेगा। हाँ, टेंपरेचर के साथ चेंज हो सकता है। देखो अल्टीमेटली जो खिंचाव आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, नॉट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, यस और नो,
ठीक है ना। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा है वही तो एक तरीके से क्या है, ये सरफेस टेंशन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये, ठीक है। तो अगर ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, तो टेंपरेचर को राइज करने पर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा डिक्रीज करते हैं, इसलिए सरफेस टेंशन भी टेंपरेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन भी टेंपरेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इट विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। इट विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में आपको? तो सरफेस टेंशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इस लिक्विड की प्रॉपर्टी के कारण कोई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे कम से कम रहना चाहते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स कम से कम रहना चाहते हैं तो जो उसकी सरफेस होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, कम से कम मॉलिक्यूल्स वहां पे रहना चाहते हैं। कोई रहना नहीं चाहता तो एक खिंचाव उसमें आ रहा है, मॉलिक्यूल्स कम आना चाह रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। और जो वो खिंचाव वाला फोर्स है F पर यूनिट लेंथ, वही सरफेस टेंशन के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। टेंपरेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घट जाता है। अब क्योंकि वो स्ट्रेच्ड है, ठीक है ना, वो स्ट्रेच्ड है, एकदम स्ट्रेच्ड है, ठीक है, तो उसके ऊपर जब मॉस्किटोस वगैरह आकर बैठते हैं तो हल्का सा बेंड होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आप सरफेस टेंशन को और विजुलाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे डायग्राम्स में आप लोगों के लिए बेटा इमेजेस आपके लिए लेकर आए हैं सरफेस टेंशन को दिखाने के लिए। जैसे कि आप ये देखिए, ठीक है, जब ये टाइगर पानी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जो मेम्ब्रेन है, क्लियरली वो मेम्ब्रेन आपको यहां पर दिख रही है। मेम्ब्रेन अपने आप को छोड़ नहीं रही है, बिकॉज खिंची हुई है पूरी मेम्ब्रेन एक तरीके से, तो पानी का बल्क अलग हो गया, वो फ्रीली फ्लोट कर रहा है, लेकिन जो मेम्ब्रेन ऊपर से खिंची हुई है मेम्ब्रेन, वो यहां पर बनी हुई आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है। और जब ये टाइगर नीचे से ऊपर निकल रहा है, जब टाइगर नीचे से ऊपर निकल रहा है तो पूरी मेम्ब्रेन आप क्लियरली इसके ऊपर देख सकते हो, ये सरफेस टेंशन के ही कारण हो रही है, ठीक है ना। ये सरफेस टेंशन के ही कारण हो रही है बच्चा, ठीक है ना। ओके, यही कारण भी है। एक और मैं आपको कारण बताता हूं, मैंने हालांकि वो इसका इमेज यहां पे रखी नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं पढ़ाते मेरे दिमाग में आया, जो पेंट ब्रश होता है, पेंट ब्रश होता है, ठीक है, उसको आप पानी के अंदर डालो, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, और पानी से बाहर निकालते ही उसके ब्रिसल्स के तो चिपक जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि पेंट ब्रश के ब्रिसल्स चिपक जाते हैं? बिकॉज पेंट ब्रश में जितने भी एक ब्रिसल होता है उसका, उस पर जो पानी होता है ना, ठीक है ना, वो एक दूसरे को चिपका लेता है, अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है, एक दूसरे टच होकर उसके साथ मिलने की कोशिश करता है, अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन पानी के अंदर जाने पर, बल्क में जाने पर, अब चारों तरफ जब पानी आता है तब उसकी जो ये करने की कोशिश होती है ना, अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश होती है, अब वो कोशिश खत्म हो जाती है, वो ऐसा करना नहीं चाहता है, तो क्या होता है, वो फैल जाता है। क्या होता है बेटा, वो फैल जाता है, फिर उसको दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर वो क्या हो गया बेटा, फैल गया। आ रही बड़ा बात समझ में आप लोगों को यहां पर क्या हो रहा है ना। अच्छा जी, तो अगर हम आगे देखें और केसेस देखते हैं बेटा इसके क्या होते हैं। जैसे बेटा सोप बबल्स, जब आप सोप बबल्स को फुलाते हो, ठीक है ना, आई थिंक बचपन में आप सभी ने बेटा जरूर ये बबल्स को जो है वो फुलाया होगा, ठीक है। और क्या करते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब भी वो मेले में जाते हैं, जैसे रामलीला का टाइप का मेला होता है, ठीक है ना, जब वो मेले में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे जो क्या नाम है, वो बबल्स बनाने वाले जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। आप वो बाय करते हो, उसमें डिप करते हो सोप सॉल्यूशन में, और उससे फूक मारते हो, जब फूक मारते हो तो उसमें बबल्स बाहर निकलते हैं जिस तरीके के, ठीक है। तो जो बबल्स होते हैं वो किस शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये स्फेरिकली क्यों है, क्यूब क्यों नहीं है, ठीक है ना, व्हाई दे आर स्फेरिकल, ठीक है। तो देखो, दे आर स्फेरिकल फॉर अ रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इसके पीछे कारण होता है, ठीक है ना। हमने कहा मिनिमम सरफेस एरिया रखना है, तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है ना, स्फीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया, इसलिए वो स्फेरिकल होने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली ड्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ड्रॉप्स के अंदर भी आप देखेंगे तो यहां पर ये क्या है, लगभग ये क्या है, स्फेरिकल शेप ले रहे हैं। अपने वजन के कारण थोड़ा सा स्फेरिकल नहीं रहता है, क्योंकि वजन भी लग रहा है ना, खाली सरफेस टेंशन फोर्स है ना, वजन भी लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रही है, तो ग्रेविटी के कारण हल्का सा दे आर नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, बट दे टेंड्स टू बी स्फेरिकल, बट अपने वजन के कारण थोड़े से फ्लैटन आउट हो जाते हैं, बट दे टेंड टू बी स्फेरिकल, ठीक है। आ रही बड़ा बात समझ में आप लोगों को? चलो, ऑलराइट, तो अब पहले इस पे बड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आगे देखते हैं यहां पर कि जो हमने फोर्स का भी फॉर्मूला निकाला, हमने कहा कि सरफेस टेंशन कुछ और नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, या फिर फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। अब देखते हैं बेटा इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि हमारे पास बेटा इस बकेट के अंदर क्या है, सोप सॉल्यूशन है,
तो इसमें क्या है, सोप सॉल्यूशन है। हमारे पास बेटा एक ना इस तरह का वायर फ्रेम है, ऐसे ना एक वायर फ्रेम है ऐसे, ये हमारे पास वायर फ्रेम है, ठीक है। हमने इस वायर फ्रेम को लिया और उठाकर इस सोप सॉल्यूशन में डिप करा और बाहर निकाल लिया, ठीक है। जब हम इसको उठाकर बाहर निकालेंगे ना तो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर ना एक थिन फिल्म बन जाएगी। जैसे हमने कहा ना, जब आप वो बैलून फुलाते हो तो क्या करते हो, आप उसको जो है वो सोप सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो उसके ऊपर जहां पे आप फूंक मार रहे हो वहां पर एक थिन फिल्म बन जाती है उस सोप सॉल्यूशन की। तो वैसे यहां पर एक थिन फिल्म बन चुकी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, जो ये वाली वायर है ना बेटा, ये मूवेबल वायर है, ये मूव कर सकती है, दिस इज मूवेबल, ठीक है। लेट अस से इसका मास m है, कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, ठीक है। अब जो यहां पर सोप सॉल्यूशन की फिल्म बनी है ना, वो छोटा होना चाहती है, वो छोटा होना चाहती है, ठीक है। बिकॉज वो छोटा होना चाहती है, वो इस वायर फ्रेम को हर जगह पर ऐसे से खींचेगी। इट इज गोइंग टू पुल द वायर फ्रेम लाइक दिस, ऐसे पुल करेगी बेटा वायर फ्रेम, ठीक है। अब क्योंकि ये वायर फ्रेम को ऐसे पुल करने वाली है ना चारों तरफ से, ऐसे पुल करने वाली चारों तरफ से, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये मास m है और बेटा ये mg इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसकी लेंथ हमने कहा l है, ठीक है, सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन कैपिटल T है, तो हम कह रहे हैं कि भैया अगर इफ द मूवेबल वायर remains at rest, ये रुकी रहती है, इफ द मूवेबल वायर रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है ना, देन फाइंड इट्स मास, तो उसका मास निकालिए, देन फाइंड इट्स मास। इफ द मूवेबल वायर रिमेन्स एट रेस्ट देन फाइंड इट्स मास, तो उसका मास निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमारा ठीक है भाई, तो इस पर बेटा दो फोर्स लग रहे होंगे, रेस्ट पर क्यों रह रही है, नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा ना, नेट फोर्स जीरो, दो फोर्स लगेंगे, तो लग रहा है mg। ऊपर कितना फोर्स लगेगा बेटा, कमेंट करके बताइए फटाफट, कितना फोर्स सरफेस टेंशन का इसके ऊपर लगेगा बेटा, पॉज करिए, कमेंट करिए, हाउ मच फोर्स इज गोइंग टू बी एक्टिंग ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय द सरफेस टेंशन फोर्स, कितना फोर्स ऊपर लगने वाला है बेटा, कमेंट करके फटाफट बताना है आपको, पॉज करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलो कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने, देखते हैं। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने कहा होगा कि जो फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है ना ऊपर की तरफ, सर वो होगा सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। आपने बताया सर आपने कि फोर्स क्या होता है, T इंटू L होता है, तो T इंटू L सर फोर्स हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन नहीं बच्चा, ये गलत है। अभी आपने बताया और अभी आप ही गलत कह रहे हो, क्या आप ही गलत हो? नहीं बेटा, मैं कभी गलत नहीं होता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहां पर बेटा एक नहीं दो सरफेसेस है, यहां पर बेटा एक नहीं बल्कि दो सरफेसेस है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये, मान लिया आपने एक पेपर लिया, ठीक है ना, जो कागज पे जिसपे आप लिखते हो ना, आपने वो पेपर लिया और उसके बाद कुछ लिख दिया, उसके बाद कुछ लिख दिया हमने, ठीक है, जैसे हमारे पास पेपर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने कुछ 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 लिख दिया, ठीक है। अब लिखा मैंने इस तरफ, लिखा मैंने इस तरफ, ठीक है ना, और मैं इधर से उसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मिटेगा? इस सरफेस पे लिखकर इस सरफेस पे मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, रबर लेके मिटाने पे लगा पड़ा हूं, क्या मिटेगा वो? नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा बेटा? क्योंकि बेटा ये एक नहीं बल्कि दो सरफेसेस है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये एक नहीं बल्कि दो सरफेसेस है। भले ही बहुत पतला सरफेस है, थिकनेस इसकी बहुत कम है, लेकिन ये सरफेस और ये सरफेस बेटा अलग अलग है। दीज आर टू डिफरेंट सरफेसेस। वैसा ही बेटा यहां पर भी हो रहा है, यहां पर जो अंदर एक थिन फिल्म बन रही है ना बेटा, वो दो सरफेसेस है। यहां एयर है, फिर सोप सॉल्यूशन है, और फिर से बेटा पीछे की तरफ एयर है। तो एयर सोप सॉल्यूशन एयर, एयर सोप सॉल्यूशन एयर, एयर सोप सॉल्यूशन एयर। आ रही बात समझे? तो बेटा सोप सॉल्यूशन और एयर के दो इंटरफेस बन रहे, एक इस तरफ बन रहा, एक पीछे बन रहा। इस तरफ वाला भी छोटा होना चाहता है, इस तरफ वाला भी छोटा होना चाहता है, दोनों तरफ बेटा छोटा होना चाहता है। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे कि ब्रेड जैम, एक ब्रेड लिया आपने, जैम लगाया, फिर एक और ब्रेड लग दी, ठीक है। जो ब्रेड के दो पीसेस है ना बेटा, वो दो अलग सरफेस हो गए, बीच में जैम है, बीच में जैम है, ठीक है ना। तो बेटा ये एक सरफेस ये हो गया, फिर ये आपका जैम है सोप सॉल्यूशन, और दूसरा सरफेस पीछे हो गया, ठीक है ना। तो दो सरफेसेस हैं और दोनों ही छोटा होना चाह रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा बेटा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा यहां पर आपको। तो T इंटू 2L इक्वल्स टू mg लिखेंगे, और यहां पर T की वैल्यू आ रही, हमें m की वैल्यू निकालनी होगी, तो m की वैल्यू आ रही T इंटू 2L, T इंटू 2L बाय g। आया बेटा समझ में? सरफेस टेंशन का कहानी समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा।
जब यहां पर बेटा फोर्स आता है ना, तो फोर्स के चलते हुए आती है बेटा सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है बेटा? तो वही फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। बेटा वर्क पावर एनर्जी से मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। बहुत क्लियरली मैंने इस डेफिनेशन को वर्क पावर एनर्जी में आपके सामने स्टेट किया था। अब उसी डेफिनेशन को हम यहां पर आगे लेकर चल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी? सरफेस एनर्जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है ना। ओके जी, तो इसके लिए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। वही वायर फ्रेम लेते हैं अपना, सोप सॉल्यूशन में बेटा उसको डिप करते हैं। डिप करने के बाद आपके पास यहां पर बेटा एक थिन फिल्म बन जाती है, और थिन फिल्म जब यहां पे बनती है ना बेटा, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है ऐसे ऐसे। अगर इसकी लेंथ L है तो बेटा जब फोर्स लग रहा होगा यहां पर बेटा वो लगेगा 2 टाइम्स T इंटू L। 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि यहां पर भी और वहां पर भी बेटा दो सरफेस हमारे पास है, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं, मान लिया हमने फोर्स लगाया F और इसको हम आगे ले गए कितने डिस्टेंस से? X डिस्टेंस से। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये तो हमारा फोर्स है, हमें अपना फोर्स नहीं देखना, हमें देखना है सरफेस टेंशन का फोर्स। वो कितना वर्क डन कर रहा उसका नेगेटिव हमें यहां पे लिखना है, ठीक है ना। तो हमने कहा देखो ये फोर्स क्या है, क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या ये x के साथ साथ बढ़ रहा है? नहीं बेटा, इट इज नॉट अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में होता है, जब स्प्रिंग में आप इलॉन्गेशन इंक्रीज करते हो तो फोर्स इंक्रीज करता है। इट इज नॉट अ स्प्रिंग। सरफेस टेंशन का फोर्स है, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन x। ये x पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। ऐसे में हम कह रहे हैं कि अगर यहां पर 2TL हमारे पास सरफेस टेंशन का फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? x हुआ। फोर्स पीछे गया आगे, 180 डिग्री का एंगल बन रहा, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो बेटा वर्क डन जो आ रहा सरफेस टेंशन के कारण वो आ रहा नेगेटिव 2TL इंटू x आ रहा, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ 2TL इंटू x होगा। माइनस माइनस कट गया, 2TL इंटू x बोल सकते हो आप। नाउ व्हाट इज L इंटू x बेटा? व्हाट इज L इंटू x? तो L इंटू x बेटा क्या है? ये जो सरफेस आपने इंक्रीज किया है ना, ये है इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। लेकिन ध्यान से 2B है, 2B है, तो 2 क्यों आ रहा है? बिकॉज यहां पर एक सरफेस इंक्रीज नहीं हुआ है, इसके पीछे वाला सरफेस भी तो इंक्रीज हुआ है, दो सरफेस है यहां पर। तो बेटा इन दोनों सरफेस का जो टोटल मिला के सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है वो है 2 टाइम्स L इंटू x। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो है T इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो अब आप सरफेस टेंशन को भी बोल सकते हो क्या? सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, ये भी कह सकते हो आप। सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, या इंक्रीज के टर्म से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? तो बेटा ये एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। दो फॉर्मूले मैं आपको सरफेस टेंशन के दे चुका हूं अब तक। एक मैंने कहा कि एक फॉर्मूला आपके पास F/L है, अगर फोर्स निकालना है तो ऐसे निकालोगे, फोर्स को लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको सरफेस टेंशन मिलता है, या फिर डेल्टा U को डेल्टा S से डिवाइड करोगे तो आपको सरफेस टेंशन मिलता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है एक यूनिट लेंथ पे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। या फिर कितना ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज द सरफेस टेंशन। एनर्जी के टर्म में भी देख सकते हो और फोर्स के टर्म में भी देख सकते हो बेटा, ठीक है बच्चा। चलो बढ़ते हैं आगे। और एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा, बिना क्वेश्चन के तो हम कोई बात करते नहीं है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रेकिंग अ मर्करी ड्रॉप of radius r into n identical droplets. The surface tension of the mercury is T. ये कह रहा है कि आपके पास एक ड्रॉप है, आपके पास बेटा एक ड्रॉप है, रेडियस कितना है इसका r है, सरफेस टेंशन कितना है T है। इसको ब्रेक करना है n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में, इसको ब्रेक करना है n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में, ठीक है ना। इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है, ओके। तो सरफेस टेंशन T है, तो ड्रॉप में से जब ड्रॉपलेट्स बनेंगे तो उनका सरफेस टेंशन तब भी T ही रहेगा। हम जानना चाह रहे हैं कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। जब हम अपना वर्क डन निकालना चाहेंगे तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हमारे द्वारा किए जाने वाले वर्क डन लिखेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, तब नेगेटिव नहीं आएगा। अगर सरफेस टेंशन के द्वारा लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, हमारे द्वारा लिखेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। इस बात का आपको रखना है ध्यान, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, एक हमारा एक सरफेस टेंशन का। अगर सरफेस टेंशन का लोगे वर्क डन तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर आप लिखते कि एक्सटर्नल वाला फोर्स का वर्क डन तो नेगेटिव नहीं लगाते,
ठीक है, दोनों इक्वल इक्विलिब्रियम में आप आराम से लेकर जा रहे हो, तेजी से नहीं खींच रहे, इसको एनर्जी नहीं दे रहे आप कोई और, इसको एनर्जी नहीं दे रहे आप, आराम से लेकर जा रहे हो उसको, तो एफ और इसका वक्र क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम कहते हैं कि स्लो होना चाहिए वक्र, ठीक है ना, इसमें स्लो फास्ट का कोई रोल होता नहीं, इसलिए हम इसके निकाल देते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि हम कितना वक्र करेंगे, तो हम मान के चल रहे कि हम स्लोली वक्र कर रहे और हमारे द्वारा किया जाने वाला वक्र ही पोटेंशियल एनर्जी को राइज कर रहा है। ठीक है, ओके सर, बेटा पॉज कर दो, फटाफट सॉल्व कर दो, अपने आंसर को निकाल लो। टिक टिक 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप जो आपको करना पड़ता है वो करना पड़ता है इस स्मॉल ड्रॉप का रेडियस निकालना। तो बेटा इसका जो स्मॉल ड्रॉप का रेडियस है वो कितना आएगा, एन ड्रॉपलेट्स में तोड़ा तो ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी। बेटा पॉज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस स्मॉल आर की वैल्यू बेटा कितनी होगी स्मॉल आर की वैल्यू, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसको लिखें, लिखिए बेटा कमेंट बॉक्स में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी। डन। तो देखो बेटा, मेरे हिसाब से कम 30 to 40% बच्चों ने गलत लिखा होगा, और बच्चों ने लिखा होगा स्मॉल आर की वैल्यू है आर बाय स्मॉल एन। बेटा गलत है, ये गलत है। आर इज नॉट इक्वल टू आर बाय स्मॉल एन। ऐसा नहीं होता बेटा कि एन ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का मतलब है रेडियस को आर बाय एन कर दो, ऐसे नहीं होता बेटा कि रेडियस 1 बाय एन कर दिया आपने और वो टूट गया, एन ड्रॉपलेट्स होगी, नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ठीक है ना, अगर आपके पास एक लड्डू है ना, एक लड्डू है मान लिया आपके पास, ठीक है, आर रेडियस का एक लड्डू है, आपको उससे r बाय 2 रेडियस के, आधे रेडियस के लड्डू बनाने हैं। उसको तोड़ेंगे, लड्डू को तोड़ेंगे, बूंदी का लड्डू है हमारे पास, बूंदी का लड्डू है हमारे पास, ठीक है ना, तो बूंदी का लड्डू है हमारे पास कितने रेडियस का, r रेडियस का, ठीक है ना, बड़ा लड्डू, बड़े वाला लड्डू, ठीक है ना, उसको तोड़ना है, ठीक है ना, उसका एकदम तोड़ दो उसको बढ़िया से, ठीक है ना, और उसके बाद उसके आधे रेडियस के लड्डू बनाओ, उसी लड्डू से आधे रेडियस के लड्डू बनाओ। कितने लड्डू बना पाओगे, कमेंट करके बताओ। r रेडियस का लड्डू है, r बाय 2 रेडियस के लड्डू बनाने हैं, उसी लड्डू से कितने लड्डू बना पाओगे बेटा, कमेंट करके बताओ, कितने लड्डू बना पाओगे आप, बेटा कमेंट करके बताओ। ओके बेटा, तो बेटा आप 8 लड्डू बना पाओगे, 8 लड्डू। अब आपको कुछ आधा रेडियस का, अगर r बाय 2 रेडियस का बनाओ तो 2 बनाना चाहिए, 8 कैसे कह रहे सर, 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यही तो कहानी है बेटा। चलो और समझाते हैं आपको एग्जांपल, और देते हैं आपको एग्जांपल। देखो शायद मैंने पहले भी किसी लेक्चर में आप लोगों को इस एग्जांपल को बताया है, आई थिंक सो, बट लेट्स अगेन गिव द एग्जांपल। बड़ा टेस्टी एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है पिज्जा का, ठीक है। तो बेटा मार्केट में मिलते हैं 2 पिज्जा, मतलब 3 मिलते हैं, बट लेट्स से हमारे पास 2 पिज्जा हैं, एक है मीडियम साइज पिज्जा, एक है लार्ज साइज पिज्जा, मीडियम साइज लार्ज साइज, ठीक है, स्मॉल साइज को लेट अस इग्नोर, ठीक है। वी हैव 2 पिज्जास, एक है लार्ज साइज, एक है मीडियम साइज, ठीक है। तो अब जो आप पिज्जा वाले के पास गए, ठीक है ना, और उसने कहा कि भैया आपको पिज्जा चाहिए, ठीक है हम दे देंगे आपको पिज्जा, ठीक है। उसने कहा हमारे पास 2, या तो आप 2 मीडियम साइज पिज्जा ले लो, 2 मीडियम साइज पिज्जा ले लो, और उनका रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर रेडियस है उनका, मीडियम साइज का हमारा, हम जो बना रहे हैं ना मीडियम साइज का पिज्जा, ठीक है ना, मीडियम साइज नहीं, मीडियम साइज, ठीक है, उनका रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर के बराबर। या फिर आप एक लार्ज ले लो और उसका रेडियस है बेटा कितना, 15 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है, लार्ज ले लो, बात एक ही है, सेम प्राइस, दोनों का सेम प्राइस, ठीक है। 2 मीडियम साइज के 10 सेंटीमीटर के, या फिर एक लार्ज ले लो 15 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो अभी आप क्या कहोगे, अरे भैया क्या छूट मिल रही है, 2 मीडियम साइज के पिज्जा 10 वाले 15 सेंटीमीटर का, ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, मीडियम साइज वाला उठा लेते हैं, यही कहोगे ना भैया 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का पिज्जा हो गया हमारे पास, यहां तो 15 सेंटीमीटर है, लूट रहे हो हमें, क्यों 15 सेंटीमीटर का पिज्जा देखे हमें लूट रहे हो, हैं, हम तो लेंगे 10 सेंटीमीटर वाले पिज्जा, ठीक है ना। और पिज्जा हट वाला आपसे 1.5 गुना छाना है, ठीक है, वो 1.5 छाना है आपसे, कैसे, आप देखो, उसने कहा कि ठीक है ले लो, कितना एरिया लेके जाओगे मुझसे, भैया पिज्जा जो है वो एरिया में फैला है ना, कितना एरिया लेके जाओगे मुझसे, देखो ये है पाई इंटू 10 स्क्वायर, ये है कितना बेटा, पाई इंटू 10 स्क्वायर, कितना हुआ भैया 100 पाई एंड 100 पाई, कितना हुआ 200 पाई, कितना हुआ बेटा 200 पाई, ठीक है। 15
स्क्वायर पाई इंटू 15 स्क्वायर, 15 कितना होता है 225 पाई, 225 पाई होता है बेटा। आ रही बात समझ में? मतलब एक लार्ज पिज्जा ऑफ 15 सेंटीमीटर इज मोर एरिया देन द दो पिज्जा ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर जो मास है वो एरिया में फैला हुआ है। एरिया मैटर, रेडियस डजंट मैटर, एरिया मैटर, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर भले 10 के सामने, 10 के सामने छोटा लग रहा हो आपको, लेकिन ये वास्तव में बड़ा है आपके लिए जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो। वैसे अगर हम लड्डू की बात करें तो लड्डू के अंदर जो वॉल्यूम में फैला हुआ तो आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो आर क्यूब पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने रेडियस आधा कर दिया तो आर क्यूब के हिसाब से वॉल्यूम 1/8 होता है। तो हर छोटे लड्डू का वॉल्यूम 1/8 आ रहा होगा, इसलिए आप 8 लड्डू बना पाओगे उस बड़े लड्डू से। और अगर आपके पास एन ड्रॉपलेट्स आ रही तो क्या करोगे? वॉल्यूम बराबर करोगे। इसका वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है भैया। 4/3 पाई कट गया, r की वैल्यू आ रही, n की वैल्यू 1/3 इंटू आर, स्मॉल r की वैल्यू आ रही r/n की पावर 1/3। बहुत बहुत अच्छा। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा कि पिज्जा वाले आपको कैसे लूटते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि पिज्जा वाले कैसे लूटते हैं। अगली बार जब आप पिज्जा हट में जाएंगे तो उससे क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे आप उससे? आप उससे पूछेंगे पिज्जा का रेडियस कितना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पिज्जा, ठीक ना। पता चला किसी दिन पिज्जा वाले ने छूट निकाल दी, हमने आज छूट निकाली है 20% ऑफ, 20% ऑफ हम दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसने क्या किया? उसने जो रेडियस था ना पिज्जा का वो छोटा कर दिया। उसने कहा भैया रेडियस छोटा करूंगा ना तो क्या होगा? एरिया छोटा हो जाएगा, मेरा पिज्जा का मटेरियल कम लगेगा, मेरा सस्ता बनेगा, सस्ता बेचूंगा, लोगों को लगेगा कि छूट आ रही है। ठीक है ना। मार्केट में बहुत घपले होते हैं भैया, बहुत घपले होते हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ठीक है। आओ बेटा आओ, देखो r की वैल्यू आ चुकी है r/n की पावर 1/3 के बराबर। अब बात करते हैं हम आगे और चर्चा करते हैं आगे किस चीज की, कितना हमें वर्क डन करना पड़ रहा। तो एनर्जी पहले कितनी थी बेटा? इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन टू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन टू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है? 4πr², कैपिटल R², ठीक है। अब फाइनली कितना हो गया मेरे पास? यू फाइनल कितना हो गया? सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया 4π स्मॉल r²। बट कितनी ड्रॉप्स है हमारे पास? n ड्रॉप्स है। और स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो कितना आएगा? 4πt। स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे तो r², n की पावर 2/3 इंटू n, 4πt r², तो कितना होगा? n की पावर 1/3 हो गया, ठीक है भाई। तो अब देखो बेटा ये क्या है? ये है u फाइनल है, ये u इनिशियल है, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास? वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? u फाइनल माइनस u इनिशियल आएगा, ठीक है। तो u फाइनल है 4πt r² n की पावर 1/3 माइनस 4π r² इंटू t, ठीक है। कॉमन ले लो, 4π r² इंटू t कॉमन ले लिया, n की पावर 1/3 माइनस 1, दैट इज वर्क डन। समझ गए बेटा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमें बहुत सारी चीजों की चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो हमें एकदम आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, वही लेकर आते हैं अपने सोप बबल्स को, ठीक है। हमारे पास एक रिंग है और रिंग को हमने क्या किया? हमने सोप सोल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लिया। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है? एक थिन फिल्म बन गई, यहां पर क्या हो रहा है? थिन फिल्म बन गई है, ठीक है। यहां से बच्चा फूंक मार रहा है, यहां से बच्चा फूंक मार रहा है, ऐसे फूंक मार रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये फूंक मारेगा तो इस बबल के साथ क्या होगा? बबल के साथ क्या होगा? हल्की फूंक मार रहा है, बहुत हल्की फूंक मार रहा है, तो बबल के साथ क्या होगा? बबल कुछ ऐसा हो, ऐसे ऐसे आएगा बबल, बबल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और तेज फूंक मारेगा तो क्या होगा? और तेज फूंक मारने पे बबल कुछ और ऐसे बेंड होगा, और ऐसे बेंड होगा। आ रही बात समझ में आपको? तो बबल इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस, बबल इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस, ऐसे बेंड होता चला जाएगा। फूंक की रफ्तार बढ़ेगी, बेंड होता जाएगा, फूंक की रफ्तार बढ़ेगी और बेंड होगा, और फूंक की रफ्तार बढ़ेगी और बेंड होगा, ठीक है। बट कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब ये ऐसे बेंड हो गया ना और यहां से फूंक आ रही है, फूंक आ रही है, ठीक है। तो हवा जब से टकराती है तो अब दो साइड हो गई इसकी, एक साइड होगा, एक साइड होगी, साइड वन साइड। किस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पे या 2 पे? बेटा कमेंट करके बताओ, कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पे या 2 पे? वेयर विल द प्रेशर बी हायर, एट 1
और एट 2 कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा? बेटा कमेंट करके तुरंत मुझे बता दें कि कहां पे प्रेशर ज्यादा होने वाला है, 1 पे या 2 पे होने वाला है। ठीक है, कमेंट इट, फटाफट कमेंट करें बेटा, पॉज करें, कमेंट करें कहां पे प्रेशर ज्यादा है, 1 पे या 2 पे, P1 बड़ा कि P2 बड़ा? तो बेटा P1 बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए इस सरफेस के दो साइड्स हैं बेटा, ये होती है कनकेव साइड, केव मतलब गुफा, तो जहां पे गुफा बन रही वो कनकेव। दूसरी होती है बेटा क्या? कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, तो हमेशा क्या कह सकते हो आप? कह सकते हो कि जो कनकेव साइड होती है ना, जो कनकेव साइड होती है वहां पे प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, तभी वो दबती है, तभी वो दबती है। जहां प्रेशर ज्यादा वहां से दब जाएगी ना। ठीक है, सो कनकेव साइड हैज मोर प्रेशर, प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। कनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है अब वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूं तो बेटा ये जो शेप हमने बनाई है ना, ये कैसी शेप है? ये कैसी शेप है? ये स्फेरिकल शेप है। ये क्या है बेटा? स्फेरिकल शेप है। पूरा स्फीयर बना नहीं, बट जितना भी बना वो दिख रहा, पर अगर पूरा बनाए तो ऐसा बनेगा। तो उसका सेंटर यहां कहीं पर होगा, ठीक है ना। और जो ये है ना, ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर। बेटा यहां पर एक रेडियस ये भी आएगा, ये है रेडियस ऑफ द रिंग। रिंग का रेडियस अलग होगा और स्फीयर का रेडियस अलग होगा। ठीक है ना। तो अगर कनकेव साइड बन रही ऐसी, तो यहां पर हम कह रहे हैं कनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा, कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम। बट कनकेव साइड पे कितना ज्यादा प्रेशर है? तो हम बोले जो प्रेशर का डिफरेंस है डेल्टा पी, दैट मींस पी कॉन्केव माइनस पी कॉन्वेक्स। बेटा इसको कहते हैं हम एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेस प्रेशर। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा एक्सेस प्रेशर। जो कितना आएगा इस केस में बेटा? वो आता है डेल्टा पी इक्वल्स टू 4t/r। वो आता है डेल्टा टी इक्वल्स टू 4t/r। यहां पे r जो है वो रिंग का रेडियस नहीं है बेटा, r जो है बेटा वो स्फीयर का रेडियस है। r जो है रिंग का नहीं है रेडियस, इसका रेडियस है। r जो है बेटा वो स्फीयर का रेडियस है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके बेटा। तो अब यहां पर अगर देखें एक्सेस प्रेशर में, अगर आप देखें तो आपके पास बबल हो सकता है और आपके पास ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, ड्रॉप और बबल में डिफरेंस क्या होता है बेटा? अगर हम ड्रॉप की बात करते हैं ना, अगर हम ड्रॉप की बात करते हैं तो बेटा ड्रॉप के अंदर ना केवल एक ही सरफेस होता है, ओनली वन सरफेस। क्यों? क्योंकि यहां हमारे पास लिक्विड है, यहां हमारे पास एयर है, ओनली वन सरफेस। ठीक है, अगर हम बबल की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास दो सरफेस होते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो यहां पर बेटा एयर है, यहां पर भी बेटा एयर है, और यहां पे बीच में क्या है बेटा? यहां पे सोप सॉल्यूशन है, दैट इज सोप सॉल्यूशन है। ये सोप सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, अरे बेटा सोप में तो सोप सॉल्यूशन है, और ये सोप सॉल्यूशन के बाद यहां पर क्या है हमारे पास? सरफेस है, ये सरफेस। तो बेटा ये एक इनर सरफेस हो गया आपका, ये एक इनर सरफेस हो गया ऐसे, और बेटा ये एक आउटर सरफेस हो गया ऐसे। इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। ठीक है, गंदा बना, ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इनटू मेकिंग इट परफेक्ट। ठीक है, सो वी हैव दिस इनर सरफेस, वी हैव दिस आउटर सरफेस, बीच में है हमारा सोप सॉल्यूशन। तो जब भी बबल की बात होगी वी हैव टू टेक टू सरफेसेस। तो जब ड्रॉप में सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस है यहां पर, सिंगल सरफेस, तो सिंगल सरफेस के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, जो प्रेशर का डिफरेंस होता है सिंगल सरफेस बेटा, वो होता है कितना? 2t/r, 2t/r। और बबल में होता है बेटा कितना प्रेशर डिफरेंस? 4t/r, 4t/r। क्या इसके लिए पूरा स्फीयर बनना जरूरी है? नहीं। इवन इफ यू हैव अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, जैसे कि यहां पर था, यू हैव अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में आपको? तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये आपके पास सरफेस रहा, ये आपके पास फॉर्मूला रहा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक सुंदर एप्लीकेशन आती है, और वो है बेटा स्टिकिंग ऑफ सोप बबल्स। ठीक है, व्हाट विल हैपन अगर दो बबल्स आपस में चिपक जाते हैं तो? हालांकि यहां पर 3 बबल चिपके हुए दिख रहे हैं आपको, बट लेट्स इग्नोर द थर्ड वन, है ना। और हम कह रहे हैं जो दो बबल्स आपस में स्टिक हो रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है?
तो दो बबल्स आपस में स्टिक हो रहे हैं तो उनकी ना एक कॉमन सरफेस बन रही है, कॉमन सरफेस बन रही है ये वाली, ठीक है ना। इस कॉमन सरफेस के एक तरफ अगर आप देखेंगे ना तो एक तरफ का रेडियस अलग है R1 और दूसरी तरफ का रेडियस बड़ा अलग है R2। एक तरफ छोटा है, एक तरफ बड़ा है, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या है, रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो जो कॉमन सरफेस बनेगा ना, जो कॉमन सरफेस बनेगा बेटा, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस कॉमन सरफेस। तो कॉमन सरफेस का रेडियस कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। हम जानना चाहते हैं इस कॉमन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना होगा, कॉमन सरफेस का कितना होगा। ये काफी हद तक फ्लैटेंड होता है बट एक डिफरेंस आता है, डिपेंड करता है कितना छोटा और कितना बड़े वाला आपस में मिले हैं, उसके हिसाब से उसका कर्वेचर डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा, तो पहले बताओ बेटा, छोटे बबल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है कि बड़े बबल्स में प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे जो एक्सेस प्रेशर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जितना छोटा उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उसमें होता है अंदर बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर प्रेशर की बात करें, मान लीजिए मैंने कहा प्रेशर यहाँ पे P1 है, यहाँ मान लिया प्रेशर P2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, यहाँ पे प्रेशर कितना बेटा P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो आई विल से P1 माइनस P0 इज इक्वल्स टू 4T/R1, ठीक है। इसके लिए बात करूं क्या बोलूंगा मैं, P2 माइनस P0 इक्वल्स टू 4T/R2 बोलूंगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इस सरफेस के लिए बात करूं तो ये वाला सरफेस है, इसके लिए अगर बात करूं तो इसके इधर P1 है, इधर P2 है, इधर P1 है और इधर P2 है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 4T/R, 4T/R, ठीक। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं ना तो मुझे एक और P1 माइनस P2 मिलता है, ठीक है ना। या फिर P1 P2 की वैल्यू मैं यहां पर निकाल के डाल सकता हूं। P1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, P0 प्लस 4T/R1 माइनस P0 प्लस 4T/R2 इक्वल्स टू 4T/R, ठीक है। P0 से P0 कटेगा, 40 कटेगा, इसका मतलब कितना आ रहा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 आ रहा है। समझे बेटा, ये हमारा आंसर आने वाला है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर। क्लियर है बेटा, कोई परेशानी वाली बात आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट की। देखो बेटा, होता क्या है, जब सॉलिड और लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आते हैं ना तो लिक्विड उसकी सरफेस पे चढ़ने की कोशिश करता है या उतरने की कोशिश करता है, ठीक है। जब तक खाली लिक्विड था तब तक दिक्कत नहीं थी, उसके ऊपर एयर और नीचे पानी था तो वो स्ट्रेच्ड था बस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर लिक्विड के अंदर हमने एक सॉलिड डाल दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो लिक्विड का क्या होगा भाई, तो लिक्विड क्या करेगा ना, इसके सरफेस पे कुछ ऐसे चढ़ने की कोशिश करेगा और यहां पर कुछ इस तरीके से सरफेस बनाएगा अपना, ठीक है। तो बेटा इसको कहते हैं हम मेनिस्कस। क्या कहते हैं बेटा, मेनिस्कस की फॉर्मेशन हो जाती है यहां पे, ठीक है। जो मेनिस्कस है ना बेटा, आपको ये छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में आपको बहुत सुंदर दिखता है, जहां पे प्रॉपर वो एक शेप लेता हुआ दिखता है आपको, ठीक है। अब ये मेनिस्कस बेटा अपवर्ड भी हो सकता है और मेनिस्कस आपका ऐसे डाउनवर्ड भी हो सकता है। मेनिस्कस बन क्यों रहा है अभी इसकी चर्चा मैं करता हूं, बट ऐसे मेनिस्कस बन सकते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं कि मेनिस्कस कैसा दिखता है। एक सुंदर डायग्राम आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने कभी स्कूल लैब्स में अगर एक्सपेरिमेंट्स करे हो या आप आगे चल के करेंगे तो वहां पर बेटा आपको टेस्ट ट्यूब देंगे, टेस्ट ट्यूब में लिक्विड्स देंगे, वहां पर आप अपनी आंखों के सामने इस तरह की शेप बनती हुई हल्की सी सरफेस के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत डाई नहीं होता था वो, मतलब बहुत नीचे तक नहीं आता वो, स्मॉल इस तरीके से रहता है वो, ठीक है ना। इस तरह छोटा सा मेनिस्कस एक बनता है, साइड से वो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है आपको, दैट इज अगेन ड्यू टू द सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है ना। क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है समझ में आपको आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो तरह का मेनिस्कस बन रहा, कनकेव ऊपर की तरफ उठता हुआ या नीचे की तरफ गिरता हुआ, ठीक है ना। मरकरी जो है वो लगभग सिल्वर रंग का होता है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, यहां पर कुछ ऐसे मेनिस्कस बन रहा है यहां पे, ठीक है ना। सैड स्माइली, ठीक है। चलो एंगल ऑफ कांटेक्ट पर थे कि ऐसा एंगल बन क्यों रहा है। तो देखो ये जो यहां पर पार्टिकल होता है ना पानी का, ठीक है, उस पर देखो कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो बेटा उस पर लगता है एक एडहेसिव फोर्स। क्या लगता है बेटा, एक एडहेसिव फोर्स,
एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव। बेटा एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं एडहेसिव फोर्स? ठीक है, तो देखो एडहेसिव का मतलब होता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है? एडहेसिव फोर्स है। लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है बेटा? एडहेसिव फोर्स है। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स क्या है बेटा? एडहेसिव फोर्स है लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है ना, लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगने वाला फोर्स है। ठीक है ना, लिक्विड और लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? लिक्विड और लिक्विड के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो बेटा लिक्विड लिक्विड के बीच में लगता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स लिक्विड लिक्विड के बीच में लगता है, लिक्विड लिक्विड के बीच में। ओहो, और एडहेसिव लग रहा बेटा लिक्विड लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में लग रहा। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में लग रहा। ठीक है, सो लिक्विड लिक्विड कोहेसिव, लिक्विड सॉलिड एडहेसिव। समझ गए? ओके। अब अगर एडहेसिव फोर्स काफी बड़ा हो जाए तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ एडहेसिव की तरफ झुका हुआ होगा इस तरीके से, नेट फोर्स। एयर का भी लगेगा बट दैट इज नेग्लिजिबल, लेट्स फॉरगेट दैट। ठीक है, तो नेट फोर्स कुछ तिरछा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और जो लिक्विड का सरफेस होता है ना वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऐसा है ना तो सरफेस बनेगा ऐसे। ठीक, यहां पर क्या होगा? यहां पर बेटा कोहेसिव फोर्सेस बड़े होने चाहिए, तो कोहेसिव फोर्सेस विल बी वेरी वेरी लार्ज, एडहेसिव विल बी वेरी स्मॉल, resultant will be somewhere in this direction, and जो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा बेटा? सरफेस आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? सो नीचे की तरफ जब बनेगा तो कोहेसिव फोर्स बना बनेगा, यहां पर बेटा एडहेसिव फोर्स बनना पड़ेगा। एग्जांपल के रूप में बताता हूं आपको, जैसे पानी और ग्लास की अगर आप बात करते हो, पानी और ग्लास की अगर आप बात करते हो ना तो बेटा ऊपर की तरफ बनता है मेनिस्कस ऐसे, मतलब उसमें एडहेसिव फोर्स बड़ा होता है, एडहेसिव फोर्स बड़ा होता है। ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अच्छा क्या मतलब है इसका? देखो, अगर आपने ग्लास से पानी भरा, मान लिया आपने ग्लास लिया, पानी भरा, ग्लास लिया, पानी भरा, पी गए, ग्लास से पानी लिया, पी गए, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, आपने पानी का ग्लास पूरा का पूरा पी लिया, पीने के बाद ग्लास उल्टा किया, दो तीन बार झटक दिया उसको, झटक दिया आपने उसको। झटकने के बाद जब आप पानी के ग्लास को देखोगे तो मुझे बताओ क्या पानी के ग्लास अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ होगा? नहीं होगा सूखा हुआ। आप पूरा पानी पी गए, आपने पानी के ग्लास को उल्टा कर झटक दिया, लेकिन फिर भी अंदर एक पानी की लेयर चिपकी हुई है, कहीं कहीं पे वो पानी की लेयर चिपकी हुई है। वो पानी की लेयर ग्लास को छोड़ना नहीं चाहती, या ग्लास उस पानी की लेयर को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस पे लगने वाला एडहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द कोहेसिव फोर्स। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं लिक्विड कौन सा लिक्विड है? लिक्विड है वेटिंग लिक्विड। इट्स अ वेटिंग लिक्विड। वो सरफेस को वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, सरफेस को छोड़ नहीं रहा है, सरफेस को गीला कर रहा है। इट्स अ वेटिंग लिक्विड। ठीक है ना? तो जब इस केस में हम क्या कह रहे हैं, इस केस में हम क्या कह रहे हैं, देखो इस केस में हम क्या कह रहे हैं आपको देखो, हम कह रहे हैं इस केस के अंदर कि जब मेनिस्कस बन रहा ऊपर की तरफ, जब मेनिस्कस बन रहा ऊपर की तरफ, तो हम कह रहे हैं कि एडहेसिव फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्सेस। लिक्विड इज गोइंग टू बी अ वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड होगा इस केस में, मेनिस्कस अपवर्ड्स, मेनिस्कस यहां क्या होगा बेटा? कोहेसिव फोर्सेस विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन द एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, नॉन वेटिंग लिक्विड होगा, जैसे मरकरी इन ग्लास। ठीक है, उसमें उल्टा करो, मरकरी लगभग सारा बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मरकरी बाहर निकल गया तो चाट लो उसको, मरकरी बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत भी अंदर रहेगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नॉन वेटिंग लिक्विड। तो ऐसा नहीं करना कि गिलास लिया उसमें मरकरी भरा, ठीक है ना, उसके बाद उल्टा किया तो आपको लगा मरकरी पूरा बाहर निकल गया, दिख भी नहीं जाता हमें। ठीक है ना, तो सर ने भी कहा था मरकरी पूरा बाहर निकल जाता है,
तो ग्लास को चाट लिया अंदर से, देखते हैं क्या होता है, गया नहीं गया, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ ट्रेसेस रह जाए उसके, कोई ऐसी बात होना है। ओके, सो नॉन वेटिंग लिक्विड मतलब मेनिस्कस डाउनवर्ड्स। ओके बच्चा लोग, शानदार शानदार शानदार। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है? देखो, हमने आपके सामने 3 सरफेसेस यहां पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये एक हमने मरकरी का ड्रॉप रखा है, वो कुछ इस शेप में रहता है। ये कुछ ग्लास का हमने ड्रॉप रखा है, जब मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे तो मोल्टन स्टेज में जब रहता है तो कुछ ऐसे बनाता है। एसीटोन रखा है आपके सामने, कुछ ऐसे सरफेस बना रहा है। आपको करना क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए? यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट द सरफेस। आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट द सरफेस, ठीक है। आफ्टर ड्रॉइंग द टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द सॉलिड एंड दिस टेंजेंट थ्रू द लिक्विड, तो एंगल तो ये भी है, बट यू हैव टू टेक द एंगल थ्रू द लिक्विड, ठीक है, इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सो एंगल मेड बाय द सरफेस एंड द नॉर्मल एंड द टेंजेंट, सॉरी नॉट द नॉर्मल, एंड द टेंजेंट थ्रू द लिक्विड, ठीक है, वो आपको लेना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आप देख रहे थे यहां पे एक्यूट एंगल बन रहा, यहां पे ऑब्ट्यूज बन रहा, और यहां पे 90 डिग्री। तो जहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट से ऑब्ट्यूज बन रहा है ना, वहां पे ये इस सरफेस पर टिकना चाहता नहीं है, इसको वेट नहीं करेगा, हटाओ तो गिर जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जहां पर ये एक्यूट बन रहा है वहां पे वो चिपके रह जाता है, उसको सरफेस छोड़ेगा नहीं, आराम से वो चिपके रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो जितना एक्यूट होगा एंगल उतना ही ज्यादा सरफेस से चिपकना चाह रहा है, और जितना ऑब्ट्यूज होगा एंगल उतना ही कम सरफेस से चिपकना चाह रहा है, ठीक है बच्चा। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको अगर समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं कैपिलरी राइज के ऊपर। कैपिलरी राइज बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो पानी पीते हैं। आप अच्छा, जब आप गमलों में पानी देते हो तो पानी कहां देते हो? आप पत्तियों में पानी देते हो या रूट्स पे पानी देते हो? यू वाटर द रूट्स, आप रूट्स पे पानी डालते हो, जड़ों में पानी डालते हो, ठीक है ना। और जड़ों से पानी अपने आप कहां पहुंचता है? पत्तियों में पहुंचता है, जहां पे खाना बनता है, ठीक है ना। इससे ऊपर की बायोलॉजी मुझे नहीं आती है, ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो वाटर हमने जड़ों में दिया तो जड़ें उस पानी को ऊपर की तरफ लेकर जा रही हैं और पत्तियों तक पहुंचा रही हैं, पत्तियों तक पहुंचा रही, ठीक है। तो जब पानी नीचे से ऊपर आ रहा तो कैसे आ रहा है पानी ऊपर? ग्रेविटी के उल्टा कैसे चल रहा है पानी, ठीक है बेटा। तो बेटा इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, जहां पे पानी ना ऊपर राइज करता है। चलिए, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल हो गया। सिंपल एग्जांपल से अगर बात करें, मान लिया आपके पास एक कॉटन का कपड़ा है, ठीक है ना, कोई भी क्लोथ है, कॉटन का क्लोथ है, ठीक है। अगर आप उसका एक ऐसे इसको पकड़ के उसका एक एंड जो है वो पानी में हल्का डिप कर दो, तो आप देखेंगे उस कॉटन के कपड़े के ऊपर पानी अपने आप ही राइज करने की कोशिश करता है, दैट इज अ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी होता क्या है बेटा? तो कैपिलरी जो है उनको बोलते हैं थिन ट्यूब्स। क्या होती है कैपिलरीज? कैपिलरीज आर थिन ट्यूब्स, दे आर थिन ट्यूब्स, इनफैक्ट वेरी थिन ट्यूब्स। वेरी थिन ट्यूब्स, जितनी ज्यादा थिन रहेंगी उतना अच्छा उसमें राइज करने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, जो कपड़े होते हैं अगर आपको ध्यान से देखोगे ना तो उनमें आपको धागे दिखते हैं, धागे, और 2 धागे के बीच में एक छोटा सा पतला सा गैप होता है, उस गैप के अंदर पानी राइज करता है, दैट इज द कैपिलरी एक्शन। रूट्स में सब के अंदर भी बहुत पतली टनल्स टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर पानी जो है वो राइज कर रहा होता है। एग्जैक्ट टर्म्स क्या है आई डोंट नो, बट दे आर देयर जिनमें वो राइज करता है, ठीक है। बेटर जो है वो आई थिंक बायो वाले बता पाएंगे, बट लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल एंड मूव ऑन। तो कितना राइज होगा कैपिलरी के अंदर वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमने कहा कि लेट अस से हमारे पास ये है पानी का कंटेनर, और इसके अंदर हमने एक ग्लास ट्यूब को डाल दिया, कुछ ऐसे डाल दिया ग्लास ट्यूब को, ठीक है। तो इस ग्लास ट्यूब में जो पानी है ना वो राइज कर रहा है कुछ इस तरीके से, ग्लास में जो पानी वो राइज कर रहा है, ठीक।
इस ग्लास ट्यूब का रेडियस हमने मान लिया कि आर है, इस ग्लास ट्यूब का रेडियस हमने मान लिया कि आर है, ठीक ना, स्मॉल आर हमने रेडियस मान लिया इसका, ठीक है भाई। हम जानना चाह रहे हैं कितनी हाइट तक बेटा ये राइज कर जाएगा, एच कितनी हाइट तक ये राइज कर जाएगा। तो बेटा राइज कराने वाला फोर्स कौन सा है, इसको राइज कराने वाला बेटा फोर्स कौन सा है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो भैया, ये देखो दूसरे कलर से बनाते हैं, दूसरे कलर से। यहां पे सरफेस टेंशन कुछ ऐसे लग रहा होगा और हम कह रहे हैं कि देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, थीटा इज दिस एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर एक सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा और चारों तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इस सरफेस टेंशन का जो ये ऊपर वाला फोर्स है, जो सरफेस टेंशन का ये ऊपर वाला फोर्स है, जो फोर्स है, तो ये एंगल थीटा होगा ना। तो ये वाला कंपोनेंट होगा वो का T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा, T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में आपको? T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा वो है T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा, T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जो ये वाला फोर्स है ना, ये वाला फोर्स बेटा इस लिक्विड के वजन को बैलेंस कर रहा होगा। जो लिक्विड इसमें चढ़ गया ना, कौन चढ़ा है उसके ऊपर, यही फोर्स चढ़ा रहा है। 2πr क्यों? क्योंकि लेंथ चाहिए हमें, लेंथ चाहिए। लेंथ कितनी है? सरफेस टेंशन का फोर्स होता है बेटा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो लेंथ कितनी है बेटा? पूरी लेंथ बनाना 2πr, सर्कल बनाना है यहाँ पर, सर्कल बनाना है यहाँ पर एक, तो 2πr लेंथ। और cos थीटा क्यों? क्योंकि जो sin थीटा वाले कंपोनेंट वो तो कटने वाले, केवल cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होने वाले, इसलिए हमने cos थीटा से ऐड कर दिया। अब आपने यहां पर क्यों नहीं किया, दो क्यों नहीं लिया बेटा? दो नहीं है ये तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पूरे उसमें है, उस सबका सारा कंपोनेंट लगा ले लिया मैंने। ऑलरेडी लेंथ 2πr लेके पूरी लेंथ को कवर कर लिया है मैंने, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर वजन कितना होगा, इस पानी का वजन कितना होगा? तो मान लिया हमने कहा ये h चढ़ गया है ऊपर, तो डेंसिटी इसकी कितनी है? रो है। एरिया कितना है बेटा? πr² है। और हाइट कितनी है? h है, इंटू जी, ये वेट हो गया, किसके बराबर है? ये है T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा के बराबर है, T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा के बराबर है। आ रही बेटा समझ आपको? T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा के बराबर है। r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, और कटेगा और कटेगा और कटेगा और कुछ नहीं कट रहा और कुछ नहीं कट रहा। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है? h की वैल्यू आ रही है 2t cos थीटा बाय r रो जी। बहुत शानदार, h की वैल्यू आ रही है 2t cos थीटा बाय r रो जी के बराबर। बेटा ये है आपका कैपिलरी राइज। इतनी हाइट तक पानी जो है वो चढ़ने वाला है, 2t cos थीटा बाय r रो जी तक पानी जो है इसके अंदर राइज करने वाला है बेटा। दैट इज द हाइट अप टू विच द वाटर विल राइज, 2t cos थीटा बाय r रो जी। इतनी हाइट तक पानी राइज करेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर आप देख सकते हो जो हाइट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। मतलब जितना पतला ट्यूब होगा ना उतना ज्यादा पानी राइज करने वाला है। अभी आप क्या जिस स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपने वो स्ट्रॉ डाल दी कोल्ड ड्रिंक के अंदर, आपके कोल्ड ड्रिंक ऊपर ही नहीं आ रही। अरे भैया बहुत मोटा पाइप है वो, इतने मोटे पाइप की बात नहीं कर रहे हम बहुत 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 माइक्रोस्कोपिकली थिन पाइप्स की बात कर रहे हैं। उसमें राइज होता है वो, उसमें एक्शन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कैंपा का जो स्ट्रॉ आता डाल दिया आपने, फिर उसमें पानी ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आएगा उसमें पानी ऊपर, बहुत मोटा है वो। तो उसके लिए R बहुत बड़ा है, H बहुत ही छोटा आएगा, इतना नेग्लिजिबल H होगा उसके अंदर कि आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे कुछ ऊपर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। आ रही है समझ में आपको? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये है बेटा कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज बेटा, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे यहां पर बेटा विस्कोसिटी की एंड विस्कस फोर्स की। अभी तक पूरे के पूरे फ्लूइड में हमने कहीं पर भी विस्कस लिक्विड नहीं लिया। अब पहली बार हम विस्कस लिक्विड लेकर आगे की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स क्या है, उसकी करते हैं हम चर्चा। तो हम कह रहे हैं कि जब एक लेयर, आप पानी को ना बहुत सारी लेयर में बटा हुआ मान सकते हो, ठीक है ना। आप कह रहे हो देखो ये हमारे पास पानी है ना, और ठीक है ये एक सिंगल लिक्विड नहीं है, मतलब इसमें क्या है, बहुत सारी क्या है लेयर्स हैं, ऐसे 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 पानी की लेयर्स है, ठीक है। अब मान लिया आपने क्या करा, आपने कहा कि देखो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहां रखा इस तरीके से, और इसको हम चला रहे कुछ भी रफ्तार से, अब पानी की वो लेयर जो इसके साथ कांटेक्ट में होगी, ऐसे कांटेक्ट में होगी, पानी की वो लेयर जो इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होगी, वो लेयर इसके साथ साथ चलेगी, वो लेयर भी इसके साथ साथ चलेगी। पानी की वो लेयर जो इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होगी,
वो भी ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की ही रफ्तार से चलने वाली है, ठीक है। तो पानी की ये लेयर भी v रफ्तार से चलेगी, पानी की ये लेयर भी बेटा v रफ्तार से चलेगी, ठीक। बट जब टॉपमोस्ट लेयर v रफ्तार से चल रही है तो जो उसके अगली वाली लेयर है उसको रोकने की कोशिश करेगी, बिकॉज उसके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, घर्षण होगा, एक विस्कस फोर्स लगेगा उनके बीच में। तो जो नीचे वाली लेयर है इसको रोकने की कोशिश करेगी और ये इसको चलाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये लेयर भी चलेगी लेकिन उसकी रफ्तार भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगली लेयर और कम रफ्तार से, अगली लेयर और कम रफ्तार से, अगली लेयर और कम रफ्तार से, और जब जमीन तक पहुंचेंगे तो रफ्तार घटते घटते कितनी आ चुकी होगी, 0 आ चुकी होगी, ठीक है ना। मान लिया नीचे की जो डिस्टेंस है वो हमने कितने ले ली, z ले ली या d ले ली, कुछ ले सकते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि जो विस्कस फोर्स लग रहा है ना, जो विस्कस फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो कितना होगा, विस्कस फोर्स पीछे की तरफ होगा, और कितना होगा बेटा ये विस्कस फोर्स, तो बेटा इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा, ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा, ठीक है ना, ईटा आ गया हमारे पास, ठीक है। ईटा इंटू ए क्या है, सरफेस एरिया, इसका क्या है, सरफेस एरिया। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन विस्कस फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो कुछ हद तक विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन समान भी है, कुछ रूप में डिफरेंट भी है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या रहा कि सरफेस एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इंटू माइनस dv बाई dz, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब कितनी रफ्तार से, रफ्तार नहीं बोलनी चाहिए, कि डिस्टेंस के साथ साथ कितना जल्दी v घट रहा है, क्योंकि घट रहा है इसलिए माइनस साइन लगाया। डिस्टेंस के साथ साथ कितना जल्दी v घट रहा है, ठीक है ना, दैट इज माइनस dv बाई dz, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको हम कह सकते हैं। तो fv इज ईटा a माइनस dv बाई dz, fv इज ईटा a माइनस dv बाई dz के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा विस्कस फोर्स आ गया, ठीक। अब देखो ईटा की अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो ईटा की जो डायमेंशन आने वाली है वो कितनी होगी बेटा, वो होगी किलोग्राम, या चलो पूरा लिखते हैं पहले। देखो एफ क्या होगा बेटा, एफ होगा आपके पास न्यूटन, एरिया, एरिया होगा मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, और डीजेड ऊपर जाएगा तो ऊपर मीटर आएगा, ठीक है, ऊपर मीटर आएगा, तो मीटर से मीटर कट गया तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ रहा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ रहा, ठीक है। अब न्यूटन को चाहो तो कर सकते हो, न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर, तो इससे कट गया तो मिल रहा केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अगर ईटा की डायमेंशंस की बात करो तो ml माइनस वन टी माइनस वन होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत पूछी जाती है बेटा ईटा की डायमेंशन, ml माइनस वन टी माइनस वन, इसलिए आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा जो ये आ रही है ना, ये या फिर ये बेटा, ये है SI यूनिट, ये है SI यूनिट। इसके अलावा इसकी एक ना CGS यूनिट है जो ज्यादा पॉपुलर है, उसको बोलते हैं पॉइज, ठीक है ना। एंड जो ये SI यूनिट है ना, दैट इज इक्वल टू 10 पॉइज, इसको भी आपको ध्यान रखना है, 10 पॉइज, ये 10 पॉइज के बराबर होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज 10 पॉइज, इज 10 पॉइज। 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 10 CGS यूनिट्स, ये आपको ध्यान रखना है फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ओके, नाउ Z के साथ साथ जो V चेंज हो रहा है आपके कोर्स में कंसिस्टेंट चेंज है, मतलब लीनियर चेंज है, डायरेक्ट चेंज है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके लिए आपके कोर्स में जो है वो ये है माइनस dv बाई dz इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा z, ये लिख सकते हो आप, माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा z लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, मान लिया मैंने जो डिस्टेंस है इसको z ले रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब z की वैल्यू 0 है, जब z की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, जब z की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, ठीक है। इसको d मान ले, देखते हैं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जेड के हिसाब से वेरिएशन हो रहा था और डी टोटल डेप्थ है। जेड की वैल्यू जब 0 है ना हमारे पास, ठीक है, तब वेलोसिटी v है, तो जब जेड की वैल्यू मैं 0 डालूंगा तब वेलोसिटी v लिखूंगा, ठीक है। और जब जेड की वैल्यू d डालूंगा तब वेलोसिटी 0 लिखूंगा, जब जेड की वैल्यू d डालूंगा ना तब वेलोसिटी 0 लिखूंगा। तो ये आ रहा v बाई डी, ये आ रहा बेटा v बाई डी, ये आ रहा बेटा v बाई डी। सो डेल्टा v बाई डेल्टा z माइनस, मतलब जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो बेटा v बाई डी आ रहा। जो फॉर्मूला है आपके लिए अब सिंप्लीफाई हो चुका है, कैसे, ईटा a v बाई डी, ईटा a v बाई डी दैट इज इक्वल्स टू एफ डी, ईटा a v बाई डी इज इक्वल्स टू एफ डी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये था आपका विस्कस
फोर्स। इसके बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। Okay, so we have a block here and a block here. जमीन और इस ब्लॉक के बीच में बेटा एक लेयर है, इस लेयर की थिकनेस बेटा टी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा ईटा है, ठीक है ना, और ये क्यूब है जिसकी साइड लेंथ एल के बराबर है, क्यूब है जिसकी साइड लेंथ बेटा एल के बराबर है, ठीक। अच्छा जी, छोड़ दिया इसको, चलना शुरू कर रहा, ठीक है, चलेगा, इसकी रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है। ये एक लिक्विड था जिसकी एक लेयर, एक ऑयल गिरा हुआ है टेबल के ऊपर, आप मान सकते हो, इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इसमें विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, बिकॉज विस्कस फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या आ रहा, विस्कस फोर्स में वी भी आ रहा है, मतलब जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है ना, वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी बढ़ता है, ठीक। अच्छा जी, तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इसकी रफ्तार बेटा कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद रफ्तार बढ़ना बंद हो जाएगी, नेट फोर्स पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालनी है वही फाइनल स्पीड, फाइंड द फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड, फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की फाइनल स्पीड कितनी है ये आपको निकालना है यहां पर, समझ गए। अच्छा जी सर, कैसे निकालेंगे इसको, देख लेते हैं। तो हमने कहा कि मान लिया इस पर लग रहा है M1 जी, ठीक, यहां आ रही टेंशन T, यहां पर भी आएगी टेंशन T, और यहां पर लगेगा विस्कस फोर्स, ठीक, ठीक है। अगर इनकी रफ्तार बेटा बराबर आ रही V और V, मतलब कांस्टेंट हो चुकी है रफ्तार, ठीक है। अगर रफ्तार कांस्टेंट हो चुकी है तो इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा और इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि T बराबर M1 जी है, T बराबर M1 जी है, मतलब NT बराबर FV भी है, मतलब M1 जी FV के बराबर आ गया। FV कितना है बेटा, FV हमारे पास है, FV हमारे पास कितना है, ईटा A कितना है बेटा इस क्यूब का, L स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का जो बेस है उसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर तो होगा, L स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, इनटू डेल्टा V बाय डेल्टा Z। तो यहां पर रफ्तार हमने कितनी मानी, V मानी, और थिकनेस कितनी मानी हमने, T मानी, खत्म बात। इतना फॉर्मूला हमारे पास, देखो V बाय D, D थिकनेस हो गई, V स्पीड हो गई, ठीक है। तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ईटा A V बाय D, ईटा A V बाय D, खत्म बात। तो ईटा A V बाय D इक्वल्स टू M1 जी, हमारा आंसर आ गया V का, V आ चुका M1 जी T बाय ईटा L स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ईटा जी सॉरी V इक्वल्स टू M1 GT डिवाइड बाय ईटा L स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ V। ऑलराइट, ऑल क्लियर बेटा, ज्यादा समझ में आ गई बात आपको, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा एक लॉ है जिसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बताता है, तो बेटा स्टोक्स लॉ बताता है एक राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्टोक्स लॉ बताता है एक राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो चलता है तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लगता है। एक राउंड ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस हमने r मान लिया, एक राउंड ऑब्जेक्ट जब चलता है, एक राउंड ऑब्जेक्ट जब चलता है तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लगता है, ये बताता है हमें कौन, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस लिक्विड के अंदर ही चल रहा है, ध्यान रखना। तो इस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, बड़ा ये विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा RV। सो विस्कस फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इनसाइड द लिक्विड इज 6 पाई ईटा RV। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत शानदार। बढ़ते हैं आगे। इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना बेटा, वो होती है टर्मिनल स्पीड में, टर्मिनल स्पीड होती है बेटा अल्टीमेट फाइनल स्पीड, अल्टीमेट फाइनल रफ्तार को बोलते हैं टर्मिनल रफ्तार। क्या कहने का मतलब है, मतलब यह है कि हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके अंदर एक लिक्विड है,
विस्कस लिक्विड है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और हमने क्या किया, हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर एक डेंसर ऑब्जेक्ट की बॉल को डाल के छोड़ दिया। लेटर से लेड की बॉल्स हैं ये, ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया डाल के, ठीक है। इसकी डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस आर है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। जब ये नीचे गिरेगा तब क्या होगा, ठीक है ना। तो इस पे लगेगा इसका वेट, इस पे लगेगा बेटा एक बायंसी फोर्स, और इस पे लगेगा बेटा एक विस्कस फोर्स। अब वेट और बायंसी फोर्स तो बेटा कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे बेटा इसका विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। अब विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा जब विस्कस फोर्स प्लस बायंसी फोर्स वेट के बराबर हो जाएंगे, और जब वो समय आएगा उसके बाद इसकी रफ्तार चेंज होना बंद हो जाएगी, बिकॉज नेट फोर्स कितना होगा, 0 हो चुका होगा, और वो है आपकी फाइनल टर्मिनल स्पीड। सो एट टर्मिनल स्पीड क्या होगा, एट टर्मिनल स्पीड क्या होगा बेटा, टर्मिनल स्पीड पे हम कह रहे हैं कि W इक्वल्स टू FB प्लस FV हो जाएगा, या W माइनस FB के बराबर हो जाएगा। W वेट कितना है, तो वेट है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, और बायंसी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, और ये FV के बराबर मतलब 6 पाई ईटा RV के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, सिग्मा माइनस रो 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, 6 पाई ईटा RV, पाई से पाई कट गया, R से बेटा ये R स्क्वायर हो गया, इससे ये 2 और इससे ये 3 हो गया, जिससे V की वैल्यू आ रही 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो R स्क्वायर इंटू जी, ये हमारे पास V की वैल्यू आ रही है 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो R स्क्वायर इंटू जी, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। क्लियर, समझ गए, बहुत शानदार। तो ये तरीका है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी को लिखने का। आप देख सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, पूरी डेरिवेशन आपके सामने है, डेरिवेशन स्कूल में आ सकती है आपके, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए बेटा। तो V = 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो R स्क्वायर इंटू जी। अब यहां पर मैं एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर मैं आपको आज के लिए अलविदा कह दूंगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2 बादल है, एक बादल ऊपर है, एक बादल नीचे है, एक बादल थोड़ा सा ऊपर है, एक बादल थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अब इन बादलों से 2 ड्रॉप निकली, एक इससे निकली, एक इससे निकली, दोनों ही आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना, दोनों का रेडियस बेटा बराबर है, लेकिन एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम है। मान लिया ये H1 है, ये H2 है, H2 क्या है, क्लियरली बड़ा है H1 से, ठीक है। दोनों ही रेस्ट से ड्रॉप करती है, लेकिन जमीन पर आके गिरेंगी तो इसकी रफ्तार मान लेते कुछ V2 है, इसकी रफ्तार मान लेते कुछ V1 है। तो आपको बताना है कौन बड़ा कौन छोटा, V1 बड़ा कि V2 बड़ा, कौन बड़ा और कौन छोटा, ये आपको बताना है बेटा, कौन बड़ा और कौन छोटा ये आपको बताना है बेटा, V1 बड़ा कि V2 बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा ये आपको बताना है, ठीक है। पॉज करें और फटाफट आंसर दे बेटा कि V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा, फटाफट। आई थिंक सब लोग आंसर दे सकते हैं इसका, फटाफट बताएंगे इसको, पॉज करिए, गिव योर आंसर, काउंटिंग टू 5, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, ठीक है। चलो बताता हूं आपको, देखो हम यहां पे ये कह रहे हैं, ऐसा लगता है बच्चों को कि ज्यादा हाइट से गिर रहा है तो तेज गिरेगा, ज्यादा हाइट से गिर रहा है तो तेज गिरेगा, क्योंकि आज तक हम यही पढ़ाते हुए आ रहे थे कि ज्यादा हाइट से गिरेगा तो तेज गिरेगा, रफ्तार होगी √2gh, लेकिन वहां पर हमने एयर ड्रैग को निगलेक्ट किया था। यहां तो हम पढ़ी एयर ड्रैग रहे हैं, तो यहां पर हम अगर एयर ड्रैग को निगलेक्ट ना करें तो क्लाउड भले नीचे या ऊपर क्यों ना हो, बट है तो बहुत ऊपर ही ना, दोनों ही बहुत ऊपर है, एक उससे भी ऊपर है बट है दोनों ही ऊपर ना, काफी ऊपर है, मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं क्या अटेन कर चुके होंगे, ये टर्मिनल रफ्तार को अटेन कर चुके होंगे, और उसके बाद तो रफ्तार बढ़ने वाली है नहीं। तो अल्टीमेटली हमें इनकी टर्मिनल रफ्तार को कंपेयर करना है, और टर्मिनल रफ्तार डिपेंड करती है किस पे, आर पे, आर पे डिपेंड करती है। तो अगर आर दोनों का सेम है, दोनों आइडेंटिकल ड्रॉप है, दोनों आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, रेडियस बराबर है तो जमीन पर रफ्तार क्या होगी बेटा, बराबर होगी, V1 बराबर V2 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आंसर देना है बेटा V1 बराबर V2 के, ठीक है, ओके। तो बेटा बहुत सारी बातें आज की क्लास से हम लोगों ने पढ़ी,
बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी, ठीक है। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी को देखा, इसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए, बढ़िया से आप इस पे मेहनत करिए, ठीक है। और अगली क्लास में हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर यहां पर बेटा होता है समाप्त। आज के लिए इतना काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।